नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। देश के सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। चलती का नाम चन्नी। जी हां, पंजाब में कांग्रेस को चलाने की जिम्मेदारी है। सिर पर कांटों का ताज है। अमरिंदर पार्टी छोड़ चुके हैं, सिद्धू बागी हो चुके हैं और चुनाव में सिर्फ 4 महीने का वक्त बाकी है। ऐसे में चन्नी पंजाब कांग्रेस को कैसे चलाएं, यह ऐसा सवाल है जो चन्नी को पंजाब से दिल्ली खींच कर लेकर आया है। लेकिन दिल्ली में भी मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। जिस आलाकमान पर पंजाब कांग्रेस को संभालने की जिम्मेदारी थी, उस आलाकमान के खिलाफ ही पार्टी के दिग्गज नेता एक एक कर बागी हो रहे हैं। ऐसे में चन्नी कैसे चलाएंगे पार्टी, यह बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी के भीतर बना हुआ है। देखिए। चन्नी की ये उड़ान पंजाब कांग्रेस में मची महाभारत को खत्म करने की है। ये उड़ान खुद की कुर्सी बचाने की है। ये उड़ान सिद्धू पर फैसला लेने की है। ये उड़ान पंजाब में कांग्रेस को बचाने की है, क्योंकि हर उड़ान पंजाब में एक नया तूफान लेकर आती है। ये उनके सेकुलर क्रेडेंशियल जिसका उन्होंने जिंदगी भर पालन किया है, ये उनकी परीक्षा है। सिद्धू इज नॉट द राइट मैन फॉर पंजाब एंड अगर वो लड़ेगा, जहाँ से भी लड़ेगा, मैं उसको नहीं जीतने दूंगा। सिद्धू जी को कुछ कहना भी था तो पार्टी के अंदर कहना चाहिए था और उसको सार्वजनिक करके उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को स्वयं छोड़ दिया। कांग्रेस का कोई अभी इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी निर्णय तो कोई ले ही रहे हैं। अफगानिस्तान में जिस तरह से घटनाक्रम घटा है, उसको अगर आप संज्ञान में लें तो पंजाब और कश्मीर के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। सिद्धू दिल्ली के लिए उड़े, कैप्टन दिल्ली के लिए उड़े। अब चन्नी उड़ान भर रहे हैं उस घमासान को खत्म करने के लिए जो हर उड़ान के साथ बढ़ जाती है। चन्नी को कांटों का ताज पहनाया गया है। 4 महीने का वक्त है। गद्दी बचानी है, खुद को साबित करना है, कांग्रेस में कलह खत्म करनी है। आखिर चन्नी इतने कम वक्त में करें तो क्या करें? शायद इन्हीं सवालों के जवाब की तलाश उन्हें दिल्ली तक खींच कर लाई है। खबरें हैं कि यहां चन्नी आला नेताओं के साथ मुलाकात कर सकते हैं। सिद्धू की हर गुस्ताखी का जवाब चन्नी बड़ी शालीनता से दे रहे थे। कल चंडीगढ़ में करीब 2 घंटे चन्नी और सिद्धू की मुलाकात हुई, लेकिन यह मुलाकात भी सिद्धू नाम के तूफान को नहीं थाम पाई। सूत्रों की माने तो सिद्धू ने चन्नी के सामने सुलह की शर्तें रखी हैं। सिद्धू की कुछ शर्तें मंजूर कर ली गई, लेकिन कुछ मांगों पर चन्नी को ऐतराज था। एजी और एडीजी को सिद्धू हटाना चाहते थे, लेकिन चन्नी ने इनकार कर दिया। सिद्धू और चन्नी की तकरार की एक तस्वीर आज सुबह सामने आई। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखविंदर रंधावा पंजाब पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच गए, जहां उनके साथ डीजीपी सहोता मौजूद थे, जिन्हें हटाने को लेकर चन्नी और सिद्धू में घमासान चल रहा है। चन्नी सिद्धू के इशारों पर नाचने को तैयार नहीं है, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि सिद्धू अब उनके लिए चुनौती बने, क्योंकि विधानसभा चुनाव सिर पर है। ऐसे में सुलह का एक फॉर्मूला तैयार किया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री और नवजोत सिंह सिद्धू की मुलाकात के बाद एक कमेटी गठित की गई है, जो सभी मामलों पर विचार विमर्श करेगी। कमेटी में सीएम, नवजोत सिंह सिद्धू और कांग्रेस पार्टी के एक महासचिव शामिल होंगे। जिन अफसरों को लेकर विवाद है, उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर चर्चा होगी। दोनों सीएम और सिद्धू अपनी तरफ से रिपोर्ट तैयार करेंगे। दोनों पक्ष नए नामों के साथ पार्टी कमेटी की बैठक में चर्चा करेंगे। पार्टी आलाकमान इस पर अंतिम मुहर लगाएगा। 4 अक्टूबर से पहले मामला खत्म किया जाएगा। पंजाब कांग्रेस में सिद्धू जितनी तेजी से ऊपर गए, उतनी ही तेजी से नीचे भी आ गए। कुछ महीनों पहले तक कैप्टन की नाराजगी के बावजूद वो दिल्ली में कभी राहुल तो कभी प्रियंका से मुलाकातें कर रहे थे, लेकिन अब खबर ये है कि दिल्ली दरबार के दरवाजे उनके लिए बंद हो गए हैं। जो कल तक सिद्धू के साथ थे, वो ही उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसा इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए कि एक दलित और एक कमजोर वर्ग के गरीब परिवार के व्यक्ति के मुख्यमंत्री बनने से हम में कुछ बेचैनी है या छटपटाहट है। और सिद्धू जी को कुछ कहना भी था तो पार्टी के अंदर कहना चाहिए था और उसको
सार्वजनिक करके उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को स्वयं चोट पहुंचाई। श्रीमती प्रियंका वाड्रा उनको भेजा वहाँ, तो अगर हाईकमान गलत काम करती है तो फिर तो बात गलत हो गई। एंड सिद्धू प्रूव्ड अमरिंदर सिंह राइट बाय द वे ही कंडक्टेड हिमसेल्फ। उधर अमरिंदर सिंह ने भी चन्नी और सिद्धू के विवाद पर एक बार फिर सिद्धू पर निशाना साधा और साफ किया कि सिद्धू मुख्यमंत्री के काम में दखल देने की कोशिश कर रहे हैं। ये डोमिनेट करना चाहता था चन्नी, एंड नो चीफ मिनिस्टर कैन बी डोमिनेटेड। यू हैव टू बी गिवन अ फ्री हैंड टू डील विद द अफेयर्स ऑफ योर स्टेट, जो स्टेट के कारोबार है। और वो अगर समझता था कि मैं सरकार चलाऊंगी वाया चन्नी, नेचुरली रिएक्शन होना था। अब पूरा खेल आलाकमान पर आकर रुक गया है, लेकिन कांग्रेस आलाकमान खुद सवालों के घेरे में है, जहां कपिल सिब्बल के बाद कई कांग्रेस नेताओं ने राहुल और सोनिया गांधी पर हमले तेज कर दिए हैं। In our party, at the moment, there is no president. So we don't know who is taking these decisions. We know and yet we don't know. हम जी हजूर 23 नहीं है, ये तो बात स्पष्ट है, ठीक है ना। हम अपनी बात रखेंगे और रखते जाएंगे, और जो अपनी मांगे हैं वो हम दोहराएंगे। श्री अमरेंद्र सिंह जी से ये उम्मीद की जाती थी कि वो सोनिया जी के साथ खड़े होकर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित करें। G23 की मांग के बाद कांग्रेस ने CWC की बैठक बुलाई है, जहां कांग्रेस में बगावती सुर को खत्म करने की कोशिश की जाएगी। पंजाब से लेकर दिल्ली तक घमासान जारी है, जो कम होने की बजाय लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज तक ब्यूरो। इसी से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर का हम सीधे रुख करेंगे। सिद्धू की नाराजगी को लेकर चन्नी की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है। नवजोत सिंह सिद्धू को संतुष्ट करने के लिए पंजाब सरकार ने गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले और उसके बाद प्रदर्शनकारियों पर हुई फायरिंग के मामलों की पैरवी करने के लिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील राजविंदर सिंह बैंस को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त करने का निर्देश जारी किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। विवाद सुलझाने की मुख्यमंत्री चन्नी की कोशिश है। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में आज शाम उन्होंने प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की है। पूरी की पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस आलाकमान ने पंजाब मामले को लेकर उनके कंधों पर छोड़ दी है कि आप ही विवाद को सुलझाइए, और उसी के तहत अपने कदम आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री चन्नी नजर आ रहे हैं। वहीं पंजाब कांग्रेस की पूरी जिम्मेदारी चन्नी पर है, लेकिन आलाकमान से लेकर पंजाब कांग्रेस के नेता अब आर पार की जंग पर उतर आए हैं। अमरिंदर ने कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोला तो हरीश रावत ने अमरिंदर की निष्ठा पर ही सवाल खड़े कर दिए। अब अमरिंदर का आगे क्या है प्लान, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। सिद्धू के खेल ने पंजाब में सारे समीकरण बिगाड़ दिए। जो अमरिंदर कल तक पंजाब कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा थे, वो अब कांग्रेस के सबसे बड़े दुश्मन नजर आ रहे हैं। अमरिंदर ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला तो कांग्रेस ने भी कैप्टन पर हमले तेज कर दिए। मेरे ऊपर कोई एलिमेंट ऑफ डाउट है कि मैं चला नहीं सका या कोई बात हुई, पर आई फील ह्यूमिलिएटेड कि जिस तरीके से ये बात हुई है। और मैं समझता हूँ अगर ये फीलिंग है, 2 महीने में 3 बार आपने CL मेंबर्स ऑफ असेंबली के बुलाए, उसका मुझे फैसला मैंने किया कि मैं इसको इस चीफ मिनिस्टरशिप से मैं आज छोड़ दूंगा, और जिन पे उनको भरोसा होगा 3 बार वो पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष रहे और 2 बार 9.5 साल करीब मुख्यमंत्री रहे। यदि ये ह्यूमिलेशन है तो फिर दूसरे वरिष्ठ नेता जिनको उनकी तुलना में बहुत कम अवसर मिल पाए, उनसे श्री अमरिंदर सिंह जी को अपनी तुलना करनी चाहिए। पंजाब में जिस सुलह की जिम्मेदारी हरीश रावत को सौंपी गई थी, वो अब आर पार की जंग में तब्दील हो गई है।
पंजाब कांग्रेस चौतरफा बिखरी जा रही है। रायता ऐसा फैला हुआ है जो समेटे नहीं समेटा जा रहा। I will tell you later. I've already said so. Number one, I am not going to remain in the Congress. Number two, I am not joining the BJP. That is enough for me at the moment. और मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि अभी तक जो बातें कही हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, उस पर फिर से विचार करें और भाजपा जैसी पंजाब विरोधी, किसान विरोधी पार्टी को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से मदद न पहुंचाएं। हरीश रावत ने अमरिंदर पर आरोप लगाया कि वो बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं। ऐसे में हरीश रावत ने कैप्टन की धर्मनिरपेक्षता और किसान की जंग पर सवाल खड़े कर दिए। सत्तारूढ़ दल जो पंजाब के अंदर डिस्क्रेडिटेड है, जिसको पंजाब के किसान, पंजाब के लोग पंजाब का विरोधी मानते हैं, वो श्री अमरिंदर सिंह जी को मुखौटे के तौर पर उपयोग करना चाहते हैं। हरीश रावत के आरोपों पर अमरिंदर ने जवाब दिया है, मेरा सबसे बुरा आलोचक भी मेरी निष्ठा पर सवाल नहीं खड़े कर सकता, लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने मेरी धर्मनिरपेक्षता की साख पर सवाल खड़े किए हैं। ये जाहिर करता है कि इस पार्टी का मुझ पर न विश्वास रहा न ही इज्जत, जहां मैंने कई सालों तक ईमानदारी से सेवा की। अब सवाल खड़ा होता है कि कैप्टन का अगला खेल क्या होगा, किस अंदाज में वो पंजाब के मैदान पर उतरने वाले हैं। सूत्रों का दावा है कि अमरिंदर अपनी अलग पार्टी तैयार करने वाले हैं। करीब 2 हफ्तों में इसका ऐलान भी कर देंगे। करीब 1 दर्जन कांग्रेस विधायक उनके साथ जा सकते हैं। अमरिंदर बहुत जल्द किसान नेताओं से भी मुलाकात करने वाले हैं। इतना तो साफ है कि कैप्टन अब कांग्रेस के खिलाफ खुलकर मैदान में उतरने वाले हैं, जहां उनका पहला टारगेट नवजोत सिंह सिद्धू होंगे। सिद्धू इज नॉट द राइट मैन फॉर पंजाब, एंड अगर वो लड़ेगा, जहां से भी लड़ेगा, मैं उसको नहीं जीतने दूंगा। घाव गहरे हैं, लड़ाई सम्मान की है, दर्द पंजाब की कुर्सी खोने का है। ऐसे में कैप्टन सियासत का हर दाव खेलने के साथ मैदान पर उतरेंगे। सिद्धू पर राष्ट्र विरोधी आरोप लगाकर कैप्टन ने सिद्धू का खेल तो पहले ही बिगाड़ दिया। अब बारी पंजाब में अपनी जमीन तैयार करने की है। आज तक ब्यूरो। अब पंजाब में आगे क्या होगा, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आगे बढ़ते हुए एमएसपी पर धान की खरीद को लेकर केंद्र सरकार, पंजाब, हरियाणा के किसान एक बार फिर से ये दोनों आमने सामने आ गए हैं। इस बार किसानों का गुस्सा केंद्र सरकार के उस आदेश के खिलाफ है जिसमें धान की सरकारी खरीद की तारीख को अचानक बढ़ा दिया गया। किसानों के आंदोलन के बीच केंद्र के इस फैसले ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है और इसका असर पंजाब, हरियाणा के साथ ही साथ दिल्ली तक पर दिखाई दे रहा है। पंजाब कांग्रेस की उठापटक के बीच सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को चौथी बार दिल्ली की दौड़ लगानी पड़ी, लेकिन इस बार चन्नी सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे। किसानों के मुद्दे पर बात की, समस्याएं सुलझाने को लेकर फरियाद की, क्योंकि केंद्र के एक फैसले ने चन्नी के माथे पर चिंता की लकीरें ला दी हैं। पंजाब में चन्नी सरकार पहले ही पार्टी के अंदरूनी घमासान से घिरी हुई है। अब धान खरीद की तारीख बढ़ाने के केंद्र के फैसले ने चन्नी की परेशानी और बढ़ा दी है। पंजाब में प्रोक्योरमेंट का सीजन शुरू हो रहा है, उसमें पहले जो प्रोक्योरमेंट है वो 1 से शुरू होती है, 1 अक्टूबर से, लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने उसको 10 अक्टूबर से कर दिया है। आज तक कभी भी पोस्टपोन नहीं हुई है, प्रीपोन तो हुई है पिछले 50-70 सालों में। सो मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि आप इसको अभी शुरू करवाएं, तो उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं बात करके इसका हल करूंगा। दरअसल किसानों के आंदोलन को लेकर पहले ही पंजाब का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस बीच केंद्र सरकार ने नमी का हवाला देकर अब 1 की बजाय 11 अक्टूबर से धान खरीद का ऐलान कर दिया है। इस फैसले पर पंजाब और हरियाणा में सियासत की फसल पकने लगी है। ये तस्वीरें चंडीगढ़ के सेक्टर 31 स्थित फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के दफ्तर की हैं, जहां सुखबीर बादल की अगुवाई में अकाली कार्यकर्ता धान की भरी ट्रॉली लेकर पहुंच गए और दफ्तर के बाहर ही धान फेंककर अपना विरोध जताया। तस्वीरें आप देखिए, अकाली दल के नेता यहां पर बाकायदा ट्रॉली भरकर लाए हैं धान की, और इस धान को सड़क पर
फेंका जा रहा है, यानी कि किसानों को का समर्थन करने के लिए धान की फसल को फूड कॉरपोरेशन ऑफिस, ये आप देख सकते हैं भारतीय खाद्य निगम का ऑफिस है, वहाँ पर इसको जो है धान को एफसीआई गोदाम यानी कि एफसीआई के और दफ्तर के बाहर इस धान की फसल को सड़क पर फेंका जा रहा है। कुल मिलाकर एक तरफ जहां किसान आंदोलन कर रहे हैं तो वहीं चुनावों से ठीक पहले इस तरह का मौका मिलने पर विपक्षी दल भी कहां चूकने वाले हैं। अकाली कार्यकर्ता एफसीआई के अधिकारियों को दफ्तर से बाहर ले आए और उन्हें दिखाया कि धान में नमी की जो बात केंद्र सरकार कह रही है वो पूरी तरह गलत है, और इस बहाने सुखबीर बादल ने पंजाब सरकार को भी निशाने पर लिया। पंजाब की एजेंसी मार्कफेड है, पंजाब की एजेंसी वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है जो प्रोक्योरमेंट करती है, उनसे जो सोना आया है वो उनको प्रोक्योर क्यों नहीं कर लेते? क्यों नहीं उनको? क्योंकि मॉइस्चर चेक करना है। एक्सक्यूज क्या है कि मॉइस्चर 18 से कम 17 से कम होना चाहिए, मॉइस्चर 12.9 है। अभी सबसे बड़ी मॉइस्चर की कमी तो पार्टी के अंदर ही है, जिस तरह से पावर टसल चल रही है उसको कैसे देखते हैं? वहाँ ज्यादा मॉइस्चर आ गई है, वो वहाँ ज्यादा उनकी पार्टी में मॉइस्चर आ गई है, फिर मुझे लगता है उसमें उड़ली लड़ने लगी है। सीएम चन्नी को भी एहसास है कि किसानों के मुद्दे पर जरा सी चूक उनका संकट बढ़ा सकती है, क्योंकि पंजाब की पॉलिटिक्स में हर दल हर नेता खुद को किसानों का सबसे बड़ा हितैषी दिखाने की कोशिश में है। सूत्रों के मुताबिक गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों के आंदोलन पर लंबी चर्चा की थी। धान खरीद में देरी को मुद्दा बनाकर हरियाणा में भी किसान संगठनों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। हम सरकार को साफ तौर पे चेतावनी देना चाहते हैं कि कल खरीद शुरू कर ले खट्टर साहब, हमारा खून मत जला, हमारा सत मत देख, कल खरीद शुरू कर ले, अच्छा रहेगा। फिर चेतावनी दे रहे हैं कल खरीद शुरू कर ले, वरना परसों तेरे एमएलए, तेरे एमपी, तेरे नेताओं को इस तरीके से घेरेंगे, घर में बंद करेंगे, उनका कुत्ता भी बाहर नहीं निकल पाएगा। हरियाणा के झज्जर में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के दौरे से ठीक पहले किसान प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने आ गई। इजाजत न होने के बाद भी किसान चौटाला का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए, तो पुलिस को भी बल प्रयोग करना पड़ा। दरअसल आंदोलन के बीच किसानों का गुस्सा 1 अक्टूबर से एमएसपी पर धान खरीद शुरू न होने को लेकर भड़का है, लेकिन इस बार हरियाणा सरकार भी सख्ती के मूड में है और वो किसान नेताओं की चेतावनी को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही है। हरियाणा के झज्जर में किसान संगठन और प्रशासन के बीच में लगकर लगातार जमकर रस्साकसी हो रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। दरअसल ये सारा विवाद हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के झज्जर दौरे को लेकर हो रहा था और दुष्यंत चौटाला फिलहाल हेलीकॉप्टर में सवार होकर झज्जर के लिए निकल गए हैं। ये तस्वीरें चंडीगढ़ के हेलीपैड की हैं, जहां पर दुष्यंत चौटाला हेलीकॉप्टर में सवार होकर झज्जर के लिए निकले हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर अब वो किसानों के दबाव के आगे झुकेंगे नहीं। हरियाणा सरकार ने साफ कर दिया है कि अब वो किसानों के सामने झुकेगी नहीं। साफ है कि धान खरीद की तारीख बढ़ाने का मुद्दा हरियाणा पंजाब में सियासी रंग ले चुका है और किसानों के आंदोलन के बीच इस हंगामे के और बढ़ने के आसार हैं। कमलजीत संधू और चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। शाम के 7:30 बजने को है। शंखनाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता के हत्यारों में सबसे ज्यादा चर्चा में जो नाम सामने आया है रामगढ़ताल थाने के इंस्पेक्टर जगत नारायण का। सोशल मीडिया में जगत नारायण अब नकद नारायण के नाम से वायरल हो रहा है। उसके कारनामे वायरल हो रहे हैं, उसके डायलॉग वायरल हो रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि कैसे जगत नारायण मामूली सिपाही से इंस्पेक्टर पद तक पहुंच गया। देखिए। गोरखपुर के कृष्णा होटल में चंद पुलिस वालों की करतूत ने पूरे महकमे को शर्मसार कर दिया है। भद पिटी तो होटल में आला अधिकारियों की कदमताल शुरू हो गई। एडीजी जोन अनिल कुमार होटल के कमरा नंबर 512 की जांच करने खुद पहुंचे और दावा किया कि इस मामले में दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी।
मैं आपको आश्वासन देता हूं कि निष्पक्ष जांच 100% होगी और जो सही है उसी के आधार पर कार्रवाई होगी। और अगर इनमें से जो भी दोषी लोग पाए जाएंगे पुलिसकर्मियों उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की। गोरख पुलिसियाई कांड के खलनायक के तौर पर जिसका नाम सामने आया है वो है रामगढ़ ताल का थानेदार जगत नारायण सिंह। इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह को गोरखपुर के लोग नगद नारायण सिंह के नाम से भी जानते हैं। अपने काले कारनामों की वजह से ये इंस्पेक्टर सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह का हिट डायलॉग है, ओ मिस्टर, आई एम इंस्पेक्टर, हु आर यू। ऐसा नहीं है कि इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह का नाम पहली बार किसी की हत्या में सामने आया है। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि इससे पहले भी 2 हत्याओं में इंस्पेक्टर JN सिंह का नाम सामने आ चुका है। गोरखपुर के बांसगांव में 7 नवंबर 2020 को शुभम नाम के एक शख्स की पुलिस हिरासत में मौत का आरोप लगा था। उस वक्त JN सिंह ही बांसगांव का इंस्पेक्टर था। पिछले 13 अगस्त को रामगढ़ ताल पुलिस कस्टडी में 20 वर्षीय गौतम सिंह की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। इस मामले में भी JN सिंह पर आरोप लगे थे। अब गोरखपुर कांड के बाद JN सिंह को लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स पूछ रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा भी हो रही है कि इंस्पेक्टर की हमेशा कमाई वाले थाने में ही नियुक्ति होती है। लोग इस थानेदार को हैवान बता रहे हैं। गोरखपुर के रामगढ़ ताल थाने में तैनात इंस्पेक्टर JN सिंह के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। JN सिंह को जानने वालों में से ज्यादातर के मोबाइल फोन में उनका नाम नगद नारायण से ही सेव है। इसी नाम से वो मशहूर भी हैं। पुलिस वालों से इंस्पेक्टर JN सिंह कोडवर्ड में ही बात करता था। वो पैसों को वांछित करता था और उसका डायलॉग था, मैं वांछित के बगैर कोई काम नहीं करता। JN सिंह को आउट ऑफ प्रमोशन भी मिलता था, जिसके चलते वो सिपाही से इंस्पेक्टर बना था। इसको लेकर भी वो अक्सर डींगे हाँकता था। इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह उर्फ नगद नारायण सिंह का एक और हिट डायलॉग पूरे गोरखपुर में मशहूर था, मुझे कोई सिफारिश न करना, मैं बिना वांछित के कोई काम नहीं करता। वांछित का मतलब है रुपया, और मेरे जैसे इंस्पेक्टर जिले में सिर्फ 2 लोगों की बातें सुनता है, बाकी किसी की नहीं। बड़े बड़े नेताओं का तो सुझाकर गुब्बारा बना दिया हूँ, ऐसे ही इंस्पेक्टर नहीं बना हूँ। घाट घाट का पानी पीकर सिपाही से आउट ऑफ टर्म प्रमोशन मिला है। कानपुर के कारोबारी की हत्या के बाद JN सिंह के पापों का घड़ा भी शायद भर गया, तभी उसका नाम सुर्खियों में छाया है। सवाल ये है कि JN सिंह के सिर पर किसका हाथ है, जो उसने घाट घाट का पानी पीकर सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक का सफर तय किया। उसकी वर्दी पर दाग ही दाग हैं, फिर भी उसे अहम थानों का इंचार्ज कैसे बना दिया गया। सबसे बड़ा सवाल ये कि JN सिंह आखिर कहाँ छुपा है। गजेंद्र त्रिपाठी, गोरखपुर, आज तक। सोमवार की देर रात गोरखपुर के कृष्णा होटल में कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता के साथ पुलिस ने बुरी तरह से मारपीट की, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। उसके बाद से पुलिस उनकी लीपापोती में लग गई। कभी हत्या को हादसा बताया तो कभी परिवार वालों पर रिपोर्ट दर्ज न कराने के लिए दबाव बना दिया। आज तक ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर पूरे मामले की है पड़ताल। देखिए। अंदर जाता है, फिर जीत के ले आते हैं, फिर वो जाते हैं, उसके बाद रक्षक जब भक्षक बन जाए, पुलिस वाले ही जब गुंडे बन जाएं, तो फिर किससे करें फरियाद? कौन सुनेगा गुहार? इस होटल ही में मेरे हस्बैंड का खून हुआ है, एक पुलिस वाले ने किया है। प्लीज न्याय दिला दीजिए। आप देखिए बाकी सारी क्लिप, कहीं खून नहीं है, वो खून से लथपथ थे। गोरखपुर के होटल कृष्णा में सोमवार की रात वर्दी वाले गुंडों ने पीट कर कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की जान ले ली। यही नहीं, पुलिस वालों ने तो मनीष की मौत के बाद इस घटना पर लीपापोती करनी भी शुरू कर दी। अगर खून मर्डर होता है तो उस रूम से नीचे तक का खून क्यों साफ किया गया? किसने साफ किया? पुलिस वाले आकर के साफ करा करके गए। क्यों साफ किए? एक्शन तुरंत क्यों नहीं लिया गया? किस बात का इंतजार किया जा रहा था? मुझे इसका तो जवाब मिल जाए। हम अभी सेफ है कि नहीं, हम मुझे खुद ही नहीं बिलीव हो रहा। मुझे तो पुलिस के ऊपर से विश्वास ही खत्म हो गया। गोरखपुर के पुलिसिया कांड में अब जो जानकारियां सामने आ रही हैं, उसके बाद पुलिस की भूमिका पर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या पुलिस वालों की पिटाई के बाद उनकी लापरवाही से गई मनीष गुप्ता की जान?
क्या पुलिस वाले चाहते तो बच सकती थी मनीष गुप्ता की जान? होटल से महज 2 किलोमीटर दूर मानसी अस्पताल में मनीष को क्यों तुरंत नहीं ले गई पुलिस? मानसी अस्पताल से 13 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचने में पुलिस ने 2 घंटे का वक्त कैसे लगा दिया? करीब 13 किलोमीटर का ये सफर हमने दिन में 12:25 पर शुरू किया था और 1:10 हो चुके हैं। करीब 35 मिनट का ये वक्त लगा 13 किलोमीटर के सफर को तय करने में। और उस कृष्णा पैलेस होटल से अगर बीआरडी मेडिकल कॉलेज के सफर की बात करें 15 किलोमीटर का ये सफर 40 मिनट। यानी मनीष गुप्ता को जब गोरखपुर पुलिस मानसी मेडिसिटी से बीआरडी मेडिकल कॉलेज लाई तो उसको लगभग वक्त लगा 2 घंटे तक। तो क्या सवाल उठ रहा है कि अगर हम दिन के वक्त में जब हैवी ट्रैफिक के बीच में हम यहां पर 35 मिनट में पहुंच सकते हैं तो गोरखपुर पुलिस मनीष गुप्ता को लेकर 1.5 से 2 घंटे में यहां पर क्यों पहुंची? क्या मनीष गुप्ता की जान बचाई जा सकती थी? पुलिस होटल की सीसीटीवी फुटेज अपने साथ ले गई है। होटल के मालिक का कहना है कि मारपीट कमरे के भीतर हुई थी। होटल के कमरे में मारपीट के बाद मनीष गुप्ता जब बेसुध हो गए तो पुलिस के हाथ पांव कांप उठे। इसके बाद पुलिस वाले मनीष गुप्ता को लेकर बाहर निकले। तो ये सीसीटीवी कैमरा है। अब देखिए इस सीसीटीवी में पूरी तस्वीरें कैद हुई हैं होटल के कमरे में। होटल की ये बालकनी है जिसमें बताया गया कि पुलिस वाले तौलिया में हरविंदर को लेकर के आए। हरविंदर बार बार अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। उस समय पर संभवतः मनीष गुप्ता के साथ अंदर मारपीट हो रही थी तो हरविंदर अपने दोस्त को बचाने के लिए बार बार अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर उनको एक पुलिस वाला बाहर ले गया और उसके बाद इसी रास्ते से मतलब ये जो गैलरी है इसी गैलरी से उनको लिफ्ट तक ले जाया गया। तो मैं बोला मगर सर ये गलत बात है आपकी, इतनी रात गए आप हमें परेशान कर रहे हो तो ये बात अच्छी नहीं है, आपको सब नहीं देती। तो बोलते हैं मेरे को कि ठीक है तू जब एक रात थाने में रहेगा ना तो तेरे को आप कल आ जाएगी। और क्या नाम है मैं मगर सर ऐसे कैसे थाने में डाल सकते हो? मैंने कोई चोरी तो की नहीं है, ना मैं गलत काम कर रहा हूँ। सर आप हमारा आप आए हो आईडी दिखाई है, हमने आईडी हमने नीचे भी देखे सर। अब होटल वालों की मर्जी से तो रूम कराया ना। तो सर इस तरह से बातें हो रही थी। बोले तो घना फालतू बोल रहा है। मैं सर गाड़ी में देखो सर ऐसे कैसे पटक सकते हो आप ये वो। तो सर उन्होंने हाथापाई शुरू कर दी, थप्पड़ मारने शुरू कर दी सर मुझे भी और गुप्ता जी को भी। सीसीटीवी फुटेज में कमरे से बाहर का सीन रिकॉर्ड है जब पुलिस वाले मनीष गुप्ता को बाहर ले जा रहे थे। उसके बाद एक आदमी को जो प्रदीप है उसी को ले आ रहे हैं। वो चड्डी बंडी में जो मैं देखा चड्डी बंडी में बाद में तौलिया देना लपेटने के लिए, लेकिन वो अपने साथी के लिए परेशान है अंदर की नहीं हमारा साथी है। अंदर जाता है फिर खींच के ले आते हैं फिर वो जाते हैं। उसके बाद तो फिर यही घटना है कि जो हमारे 2 लोग ऊपर से आए और ये लोग उठा करके वो बिल्कुल अचेत अवस्था में थे, बिल्कुल कोई जाए। मतलब ये जो मारपीट हुई ये होटल के कमरे के अंदर हुई? कमरे के अंदर हुई। बाहर सारी चीजें जो है उसमें सीसीटीवी कैद है। बाहर न कोई खून है न कोई कुछ धब्बा कुछ नहीं है, जो भी है अंदर। पुलिस ने दावा किया था कि होटल के कमरे में भगदड़ मची थी जिसमें मनीष गुप्ता गिर गए थे। हम आपको दिखाते हैं उस कमरे जैसा ही होटल का दूसरा कमरा। मनीष गुप्ता के कमरे का नंबर था 512 और इस कमरे का नंबर है 514। यहाँ पर पुलिस आकर के चेकिंग करती है। 6-7 पुलिसकर्मी जिसमें इंस्पेक्टर रामगढ़ताल, जेएन सिंह, तमाम उनके 2 चौकी इंचार्ज, कांस्टेबल्स, कुल 6 पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हों। 6 पुलिस वाले और 3 ये, यानी कुल 9 लोग इस कमरे में। ये छोटा सा कमरा मुझे लगता है कि ये 10 बाई 10 का ही होगा ये कमरा। इस 10 बाई 10 के कमरे में अगर 9 लोग होंगे तो भगदड़ कैसे मचेगी? इतने छोटे से कमरे में ना तो भगदड़ मच सकती थी और ना ही इस भगदड़ में मनीष गुप्ता नीचे गिर सकते थे। साफ है कि पुलिस मनगढ़ंत कहानियां बनाने में जुटी है। उस रात हुआ क्या था, आइए सुनते हैं मनीष गुप्ता के दोस्त और चश्मदीद से। आए तो इसी तरीके से थे कि भी आईडी वगैरह हमें चेक करनी है, भी आप लोग कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, है ना। तो उन्होंने आईडी मांगी तो भाई ने आईडी भी दी, मेरी आईडी और खुद की आईडी उन्होंने उनको पुलिस वालों को दिखाई। उसके बाद गुप्ता जी सोए हुए थे, गुप्ता जी को उठाया कि भाई आप अपनी आईडी दीजिए। गुप्ता जी उठे, फिर बोले कि आप अपना बैग वगैरह ओपन कीजिए, हमें चेक करना है कि आपके बैग में क्या है। तो गुप्ता जी बोले कि यार दरोगा जी इतनी रात को क्यों परेशान कर रहे हो, आईडी आपने देख ही ली है। इस केस में पुलिस का रवैया शुरू से ही ऐसा रहा है। पहले तो पुलिस इसे हत्या मानने को ही तैयार नहीं थी। डीएम और एसएसपी मनीष गुप्ता के परिवार वालों पर केस दर्ज न करने का दबाव बना रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दखल के बाद 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन अफसरों पर एफआईआर में सिर्फ
3 पुलिसकर्मियों को ही नामजद किया। मनीष गुप्ता के पास से गायब हुए 1 लाख रुपए, मोबाइल और पर्स अब तक नहीं मिला है। गोरखपुर कांड ने यूपी पुलिस का काला चेहरा उजागर कर दिया है। इस घटना के 4 दिन बीत जाने के बाद भी एक भी पुलिस वाले की गिरफ्तारी नहीं की गई है। आखिर कहां चले गए गोरखपुर के कातिल पुलिस वाले? उन्हें जमीन निगल गई या आसमान खा गया? गजेंद्र त्रिपाठी के साथ संतोष शर्मा, गोरखपुर आज तक। मनीष गुप्ता के कातिल पुलिस वालों के खिलाफ रिपोर्ट तो दर्ज हो गई, लेकिन अब तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? कहां छिपे हैं मनीष गुप्ता के हत्यारे? कौन बचा रहा है उन्हें? यह सवाल अब सियासत की गलियों में गूंज रहा है। विपक्ष कानून व्यवस्था का मामला उठाकर सरकार पर वार कर रहा है। कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की हत्या पर सियासत गरमाई हुई है। गुरुवार को मनीष गुप्ता के घर पर सियासी नेताओं की भीड़ जुटी रही। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने खुद मनीष की पत्नी से मुलाकात की थी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोरखपुर कांड के बहाने अखिलेश ने योगी सरकार पर निशाना साधा। जिस तरह की घटना हुई है गोरखपुर में, आप कमरे में हैं, घूमने आए हैं, पुलिस आपके घर पे आ जाएगी, दरवाजा खोलेगी, होटल के कमरे में घुस जाएगी आपके, और गोली इतना मारेंगे डंडों से कि आपकी जान ले लेगी। अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, कैसे छिपाएगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार? बीजेपी ने अखिलेश यादव पर इस मामले में सियासत का आरोप लगाते हुए कहा कि जब जांच से परिवार संतुष्ट है तो अखिलेश को दर्द क्यों हो रहा है? कॉप्स को निलंबित किया, उनके खिलाफ 302 का एफआईआर दर्ज हुआ है। तफ्तीश को भी गोरखपुर की पुलिस से लेके कानपुर को पुलिस को दे दिया। उनके परिवार आज मनीष गुप्ता की पत्नी मुख्यमंत्री से मिलने के बाद वो जो सारी कार्रवाइयाँ हुई हैं उनके आश्वासन से संतुष्ट हैं। अब इसके बाद अखिलेश हों, प्रियंका वाड्रा हों या मायावती हों, अब ये अगर राजनीति कर रहे हैं तो एक तरह से पीड़ित परिवार के साथ हमदर्दी नहीं कर रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने गोरखपुर कांड की सीबीआई जांच की मांग उठाई है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है, यूपी सीएम के गृह जनपद गोरखपुर की पुलिस द्वारा 3 व्यापारियों के साथ होटल में बर्बरता व उसमें से एक की मौत के प्रथम दृष्टया दोषी पुलिस वालों को बचाने के लिए मामले को दबाने का प्रयास घोर अनुचित है। घटना की गंभीरता व परिवार की व्यथा को देखते हुए मामले की सीबीआई जांच जरूरी है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के जहाँ तक सवाल है, गोरखपुर की घटना स्वयं में अपने आप में गवाह, इसके अलावा भी बहुत घटनाएं होती रहती है। मुझे लगता है कानून व्यवस्था के स्तर पर कड़े प्रयासों की जरूरत है। उधर वैश्य एकता परिषद ने मनीष गुप्ता को श्रद्धांजलि दी और उनके हत्यारों को गिरफ्तार करके जेल भेजने की मांग की। आज तक ब्यूरो। जो आरोपी हैं वो कब गिरफ्तार होंगे? क्या वो जेल जाएंगे? कितना वक्त लगेगा? बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। इस खबर पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ शंकरनाथ में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।